इक्विटी सेविंग फंड्स के साथ साथ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा करने के लिए चलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एप्सिलॉन मनी मार्ट के को फाउंडर एंड सीईओ अभिषेक देव जी। अभिषेक सर, मनी 9 पर आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी, और मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने अपने दर्शकों के साथ बात करने के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आज हम इक्विटी सेविंग फंड्स पर फोकस कर रहे हैं और मेरा पहला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि इक्विटी सेविंग फंड्स भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के तहत ही आते हैं, तो फिर ये बैलेंस हाइब्रिड फंड से किस तरह से अलग होते हैं और क्या इनमें लोगों को निवेश करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हाइब्रिड फंड्स की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड फंड्स का मतलब हुआ कि उसमें एक से ज्यादा एसेट क्लास है। तो इक्विटी, डेट, और भी किसी किसी हाइब्रिड फंड में डेट गोल्ड भी होता है, आर्बिट्राज होता है। तो इक्विटी सेविंग्स फंड एक इस तरह का हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी का जो एलोकेशन होता है 30% से 80% के बीच में होता है। इसके अंदर डायरेक्ट इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट तीनों में एलोकेशन होता है। तो हाइब्रिड फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका टाइम होराइजन अच्छा है, 3 साल से ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन जब इक्विटी जैसे महंगा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा रनअप हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि अब इतना ज्यादा रिटर्न कम समय में आ गया, तो महंगा हो गया, तो क्या करना चाहिए। तो वो कॉल वो खुद नहीं ले सकते, हर किसी के पास इतना समय और जानकारी नहीं होती। तो इसमें ये फंड मैनेजर ये कॉल लेते हैं अपने जानकारी के मुताबिक, अपने रिसर्च के मुताबिक, और वो इक्विटी का एलोकेशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। आर्बिट्राज इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आर्बिट्राज का फिर टैक्सेशन होता है, इक्विटी की तरह होता है। तो अगर इक्विटी और आर्बिट्राज का टोटल एक्सपोजर 65% के ऊपर है, तो आपको फिर इक्विटी की टैक्सेशन मिलती है, जो डेट के टैक्सेशन से बेटर है। 1 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कम होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 10% होता है। तो इसकी एक तरह से इक्विटी सेविंग्स फंड मैनेज होती है। आप अगर 3 साल से ऊपर की आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको एक संतुलित पोर्टफोलियो चाहिए, और इक्विटी का टैक्सेशन आप अगर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो मोस्टली इक्विटी सेविंग्स फंड इज अ गुड एग्जाम्पल। आप इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड फंड्स बहुत ही सरल तरीके से आपको अभिषेक जी ने समझा दिया है। वो कह रहे हैं कि जिस भी स्कीम में एक से ज़्यादा एसेट क्लास होते हैं उनको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का दर्जा दिया जाता है। तो उस लिहाज से अगर मान लीजिए आपके पास समय है, टाइम होराइजन है 3 साल या उससे ज़्यादा का, लेकिन आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप इक्विटी सेविंग फंड्स, जिसे आप हाइब्रिड फंड्स भी कहते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं। तो आपके लिए पूरी तरह से पिक्चर साफ कर दी गई है कि किस तरह का आपका होराइजन है, कितना रिस्क एपेटाइट है आपका, तो आप इन जो हाइब्रिड फंड्स की हम बात कर रहे हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। सर, मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूं। ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक तरफ जहां इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज अगस्त में हमने देखा कि 10 महीने के निचले स्तर पर चले गए थे, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो नेट AUM है वो करीब 39.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, और उसमें रिटेल की जो भागीदारी है वो भी 20 लाख करोड़ रुपए के पार है। यानी कि उनका जो इसमें एलोकेशन है वो करीब 50% से ज्यादा होता हुआ दिखा है। इन दोनों डाइवर्जेंट ट्रेंड्स को आप कैसे देख रहे हैं, और एक आम म्यूचुअल फंड निवेशक जो होता है उसे ये जो खबरें आ रही हैं, डाइवर्जेंट खबरें जो हैं एक दूसरे से तालमेल नहीं खाती हैं, उनको कैसे समझना चाहिए? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और ये हमेशा होती है, हर मार्केट साइकिल में आप ये देखेंगे। तो जैसे सेंसेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, पीक पे करीब 62,000 तक जाकर सेंसेक्स नीचे आया बाद में करेक्शन के बाद। वापस जब 60,000 की तरफ पहुंचा तो काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। काफी लोग जिनका पुराना इन्वेस्टमेंट था, लोग जिनको पैसों की जरूरत थी, उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। लेकिन जो ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग है वो है आपका SIP इनफ्लो। इक्विटी फंड्स में SIP के माध्यम से भी काफी पैसा आता है हर महीने। SIP एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीका है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का जी। वो करीब 12,600 के आसपास, 12,600 करोड़ के आसपास मंथली इनफ्लो है। ये जो आंकड़ा है ये काफी अच्छा है, काफी हेल्दी आंकड़ा है। तो आपको इससे क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे HNIs हैं, HNIs ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी थोड़ी बहुत, ओवरऑल उसकी वजह से थोड़े आउटफ्लोज हुए, लेकिन SIP का आंकड़ा काफी अच्छा है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि आपका रिटेल का जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में वो बना हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो जारी है।
उसमें मार्केट में कोई कमी नहीं आई। ठीक है, ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इससे कोई ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं है जो आउटफ्लोज हो रहे हैं, केवल क्योंकि रिटेल और एचएनआईज दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। रिटेल का पैसा लगातार एसआईपी से आ रहा है, 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जो मंथली आता है। केवल एचएनआईज की जो प्रॉफिट बुकिंग है उस वजह से ये आंकड़े आपको डाइवर्जेंट नजर आ रहे हैं, जिस वजह से इनफ्लोज थोड़े कम होते हुए दिखे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जो ध्यान में रखने की है कि जब मार्केट अच्छा होता है, जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इन्वेस्टमेंट में, आप अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करें। आपका जो मान लीजिए आपका एसेट एलोकेशन 50-50, 50% इक्विटी 50% डेट। मान लीजिए इक्विटी मार्केट 20% बढ़ गया तो 50 की वैल्यू 60 होगी। आपको मेंटेन करके थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डेट में लाना चाहिए। तो काफी बड़े इन्वेस्टर अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करने के लिए भी इक्विटी से पैसा निकालते हैं, जो हेल्दी है। क्योंकि क्या होता है जब मार्केट नीचे जाता है तो उसी एलोकेशन को मेंटेन करने के लिए वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि बाय साइंटिफिक मेथड आपका लोअर लेवल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और हायर लेवल पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। चलिए, तो ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की वजह से भी कुछ जो बड़े निवेशक होते हैं, एचएनआईज होते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मान लीजिए 50-50 उनका अगर एलोकेशन है इक्विटी और डेट की तरफ, इक्विटी मार्केट्स में अगर तेज़ी आती है, उनका एलोकेशन बढ़कर से एग्जांपल 60% हो जाता है, तो इक्विटी और डेट के जो एलोकेशन है उसको दोबारा बराबर करने के लिए इक्विटी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की जाती है और डेट की तरफ जो एलोकेशन है उसे बढ़ाया जाता है। तो ये एक हेल्दी साइन है, एक अच्छी बात है, बाजार की सेहत का एक इंडिकेटर है, उससे कोई घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं है। सर, ये भी बताइए कि भारतीय बाजार दुनिया के मुकाबले बेहतर हैं, हालांकि इनमें भी उतार चढ़ाव जारी है, काफी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। अगर एक निवेशक को किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो तो क्या उसे बाजार की हालत पर ध्यान देना चाहिए या वो इस पर गौर किए बिना कभी भी निवेश शुरू कर सकता है? संदीप जी, ये काफी अच्छा सवाल पूछा आपने और काफी ये सवाल हर मार्केट वॉलेटिलिटी में आता है। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वही इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे ग्रोथ है। आज की तारीख में हर किसी को पता है कि भारत में बहुत ग्रोथ है। हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी अच्छी चल रही है। तो ग्रोथ अगर भारत में है तो आपका जो इक्विटी का रिटर्न है वो यहाँ पे आएगा। इक्विटीज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इक्विटीज आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, उनकी प्रॉफिट बढ़ रही है, तो आपको रिटर्न आएंगे शेयर बाजार में। इसीलिए आज विदेशी निवेशक भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के अंदर। हमारे लोकल इन्वेस्टर्स भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, आप 5 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा डालना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट करने का कोई फायदा नहीं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा लगता है कि मार्केट का लेवल हाई है, थोड़ा रुक के करना चाहिए, तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर दें। जैसे आपको अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप उसको एक डेट फंड में डाल के उससे हर महीने का ऑटोमेटिक स्विच कर सकते हैं, उसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर करते हैं। तो आप 6 महीने का, 1 साल का, जो भी आपको ठीक लगे, ऑटोमेटिकली हर महीने आपका पैसा इक्विटी में ट्रांसफर होता जाएगा। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट आज नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर लें। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए की महीने की बचत है, आप 2 या 3 अच्छे फंड अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं, वो 2 या 3 आपको अच्छे फंड बताते हैं जिसमें आप हर महीने उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाए। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के साथ एक अच्छी रकम जमा हो जाएगी आपकी। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए हर समय अच्छा समय होता है। लमसम अगर आप कर रहे हैं, आपको मार्केट का लेवल हाई लगता है आपको, तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर करें। ठीक है, तो बाजार में निवेश करना है अगर आपको, खासतौर पे इक्विटी में, तो कभी भी अच्छा समय है, बशर्ते आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा का है, तो आप कभी भी बाजार में पैसा लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आपको जहां ग्रोथ है वहां पे पैसा लगाना है। आपके पास अगर लमसम एक राशि है, यानी कि एक मुश्त पैसा अगर आप बाजार में डालना चाहते हैं, तो आप उसे सिस्टमैटिक वे में एसआईपी या तो फिर एसटीपी के जरिए बाजार में उसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि बाजार ऊपर है या नीचे है। लंबी अवधि का नजरिया है तो आप कभी भी बाजार में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। सर, वैसे तो म्यूचुअल फंड निवेश के लिहाज से काफी अच्छे साधन माने जाते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इनका इस्तेमाल इमरजेंसी फंड बनाने के लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल। एक्चुअली आप मुझे अगर पूछे तो म्यूचुअल फंड इमरजेंसी फंड के लिए बहुत अच्छा साधन है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विड फंड में एक सप्ताह के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता। ये बहुत ही लो रिस्क फंड होते हैं। इसमें आपको बेसिकली जो भी कम अवधि का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आता रहता है। 1 सप्ताह के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, 1 दिन के नोटिस पे। अगर आपको कुछ हफ्तों का विजिबिलिटी है कि आपको अगले 4-5 हफ्ते, 2 महीने पैसा नहीं चाहिए, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल सकते हैं।
वहां भी आपका रिटर्न अच्छा होता है। आपको हर रोज का रिटर्न मिलेगा जब तक आप पैसा नहीं निकालते हैं। उसमें कोई लॉक इन नहीं है। अगर आपका जो समय सीमा है वो और ज्यादा है, 6 महीने की, 1 साल की है, तो आप शॉर्ट टर्म फंड में भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखने हैं तो म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन साधन है, क्योंकि इसमें अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट टर्म फंड में अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको रख सकते हैं समय की अवधि के हिसाब से। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इमरजेंसी फंड बनाने का भी एक बहुत अच्छा साधन है। आपको विकल्प भी बताए गए हैं, चाहे आप लिक्विड फंड ले लीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ले लीजिए, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टाइम होराइजन कितना है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, उसमें आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को एक इमरजेंसी फंड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अच्छे साधन के तौर पे इनको समझा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ सर। म्यूचुअल फंड में किसी निवेशक को अगर ये तय करना हो कि SIP चुने या फिर लमसम निवेश करें, तो वह किस आधार पर इसके बारे में डिसीजन ले सकता है? जी, इसमें जैसा मैंने अभी पहले बताया था, अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है जो आप एक साथ डालना चाहते हैं और आपको मार्केट में कंफर्ट है, आपको ये लेने नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत महंगा है, आपका टाइम होराइजन अच्छा है, तो आप लमसम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अमाउंट है, टाइम होराइजन भी है, लेकिन आपको थोड़ा डर लग रहा है कि मार्केट बहुत चढ़ गया है, बहुत अच्छा रिटर्न आ गया है बहुत कम समय में, तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ काफी पैसा नहीं है डालने के लिए, आपको डिवाइड करना है, आपको जैसे जैसे इनकम आती है वैसे वैसे इन्वेस्ट करना है, तो SIP करना है। तो आपको दोनों तरीके बता दिए गए हैं। अगर आपके पास कुछ पैसा ही आता है सेविंग्स में हर महीने, तो आप SIP कर सकते हैं। लमसम आपके पास रकम है तो आप STP के जरिए भी बाजार में निवेश कर सकते हैं।